प्यारे छात्रों, एमटीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम क्लास 9th का साइंस का सिलेबस सॉल्व करते हैं। खाद्य संसाधनों में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। पहला क्वेश्चन देखिएगा। अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? अनाज से कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा प्रदान करता है। दालों से प्रोटीन प्राप्त होती है। फलों तथा सब्जियों से विटामिन, खनिज लवण प्राप्त होते हैं। कुछ मात्रा में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं? जैविक रोग, कीट तथा निमेटोड तथा अजैविक सूखा, क्षारता, जलाक्रांति, गर्मी, ठंडा तथा पाला परिस्थितियों के कारण फसल उत्पादन कम हो सकता है और फसल नष्ट हो सकती है। इन दोनों कारकों के संयुक्त प्रभाव निम्न हो सकते हैं। कीड़ों का संक्रमण, अनाज के भार में कमी, खराब अंकुरण क्षमता, गुणवत्ता में कमी, बदरंग हो जाना और बाजार मूल्य में ह्रास हो जाना। अगला क्वेश्चन, फसल सुधार के लिए ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण क्या हैं? ऐच्छिक सस्य विज्ञान गुण चारे वाली फसलों के लिए लंबी तथा सघन शाखाएं ऐच्छिक गुण हैं। अनाज के लिए बौने पौधे उपयुक्त हैं ताकि इन फसलों को उगाने के लिए कम पोषकों की आवश्यकता हो। इस प्रकार सस्य विज्ञान वाली किस्में अधिक उत्पादन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद पोषक क्या है और इन्हें बृहद पोषक क्यों कहते हैं? पौधों को अनेक पोषक पदार्थ मिट्टी से प्राप्त होते हैं। इन पोषकों में से कुछ पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को बृहद पोषक तत्व कहा जाता है। चूंकि इनकी आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है, इसलिए इन्हें बृहद पोषक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना पोषक कैसे प्राप्त करते हैं? पौधे अपना पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। हवा से कार्बन, ऑक्सीजन, पानी से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, मिट्टी से अन्य पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, जो जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा जाइलम उत्तक के द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक के उपयोग की तुलना कीजिए। खाद की उपयोगिता क्या है? खाद मिट्टी को पोषक तथा कार्बनिक पदार्थों की परिपूर्ति करती है और मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। यह मिट्टी की संरचना में सुधार लाती है। इसके कारण रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा पानी को निकालने में सहायता करती है, जिससे पानी एकत्रित नहीं हो पाती है। मृदा अपरदन में कमी लाती है। मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करती है। सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों के लिए भोजन प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वरक का उपयोग क्या है? इसके उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं, फूल जिनमें अधिक वृद्धि होती है और स्वस्थ पौधों की प्राप्ति होती है। अधिक उत्पादन के लिए उर्वरक का उपयोग किया जाता है, परंतु ये आर्थिक दृष्टि से महंगे होते हैं। उर्वरकों के उपयोग द्वारा कम समय में अधिक उत्पादन होता है, परंतु यह मृदा की उर्वरता को कुछ समय बाद हानि पहुंचाते हैं। उर्वरकों के लगातार प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ की पुनः पूर्ति नहीं हो पाती तथा सूक्ष्म जीवों एवं भूमिगत जीवों का जीवन चक्र अवरुद्ध होता है। मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाती है, जिससे मिट्टी सूखी चूर्ण की तरह होने से मृदा अपरदन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में सबसे अधिक लाभ होगा और क्यों? किसान उच्च कोटि के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई न करे तथा उर्वरक का उपयोग न करे। किसान सामान्य बीजों का उपयोग करे, सिंचाई करे तथा उर्वरक का उपयोग करे। किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई करे, उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधियां अपनाए। सी ऑप्शन सही होगा। किसान अच्छी किस्म के बीज का प्रयोग करे, सिंचाई भी करे तथा उर्वरक का उपयोग करे तथा फसल सुरक्षा की विधियां भी अपनाए।
केवल इसी परिस्थिति में अधिक लाभ होगा, क्योंकि उच्च कोटि के बीज होने पर जब तक सही तरीकों से सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और फसल की सुरक्षा न की जाए तो उत्पादकता में कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल की सुरक्षा के लिए निरोधक विधियां तथा जैव नियंत्रण क्यों अच्छा समझा जाता है? पीड़कों पर नियंत्रण के लिए प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई की जाती है। गहराई तक जुताई करने से खरपतवार तथा पीक नष्ट हो जाते हैं। यह एक प्रकार की निरोधक विधि है। जैव नियंत्रण विधि में जानबूझकर कीटों या अन्य जीवों का उपयोग किया जाता है जो खरपतवार को खासकर नष्ट कर देता है, जैसे प्रिंकले पियर कैक्टस। उपयुक्त विधियां अच्छी इसीलिए हैं क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता, किसी अन्य पौधों और जानवरों को हानि नहीं पहुंचती है, यह सस्ता एवं सरल तरीका है तथा मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होती है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, भंडारण की प्रक्रिया में कौन कौन से कारक अनाज की हानि के लिए उत्तरदायी हैं? जैविक कारक कीट, कुंतक, कवक, चिंचड़ी, जीवाणु। अजैविक कारक भंडारण के स्थान पर उपयुक्त नमी व ताप का अभाव होना। ये कारक उत्पादन की गुणवत्ता को खराब करते हैं, वजन कम कर देते हैं, अंकुरण की क्षमता कम कर देते हैं, उत्पादन को बदरंग कर देते हैं। ये सब लक्षण बाजार में उत्पादन की कीमत को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है और क्यों? पशुओं की नस्ल सुधार के लिए प्रायः विदेशी नस्लों और देसी नस्लों के बीच संकरण कराया जाता है। विदेशी नस्लों जैसे जर्सी, ब्राउन स्विस में दुग्ध श्रवण काल लंबा होता है, जबकि देसी नस्लों जैसे रेड सिंधी, शाहीवाल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। अतः इनके संकरण से एक नई संतति प्राप्त होती है जिसमें दोनों प्रकार के ऐच्छिक गुण, उच्च प्रतिरोधक क्षमता व लंबा दुग्ध श्रवण काल होता है। इन विधियों का प्रयोग कर पशुओं के नस्लों में सुधार किया जाता है। निम्नलिखित कथन की विवेचना कीजिए। यह रुचिकर है कि भारत में कुक्कुट अल्प रेशे के खाद्य पदार्थों को उच्च पोषकता वाले पशु प्रोटीन आहार में परिवर्तित करने के लिए सबसे अधिक सक्षम हैं। अल्प रेशे के खाद्य पदार्थ मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। पोल्ट्री फार्म में कुक्कुट ऐसे कृषि उत्पादों को आहार के रूप में प्रयोग करते हैं जो मनुष्यों के लिए उपयुक्त नहीं होता, जैसे चावल के दाने, ज्वार, बाजरा आदि के दले हुए दाने। कुक्कुट इन्हें खाकर अंडों और मांस में संश्लेषण कर देते हैं जो उच्च कोटि के पशु प्रोटीन होते हैं। पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में क्यों समानता है? पशुपालन तथा कुक्कुट पालन के प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित समानताएं हैं, जैसे उचित सफाई तथा आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। उनका आवास छतदार एवं रोशनदान युक्त होना चाहिए। आवास का फर्श ढलवा होना चाहिए जिससे कि वह साफ और सूखा रहे। उचित आहार की व्यवस्था होनी चाहिए। संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीके लगवाना चाहिए ताकि वायरस, बैक्टीरिया, कवक से होने वाली बीमारियों से सुरक्षा हो सके। तापमान नियंत्रण की व्यवस्था होनी चाहिए। रोगों तथा पीड़कों पर नियंत्रण तथा उनसे बचाव तथा रोगाणुनाशी पदार्थों का छिड़काव करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉयलर तथा अंडे देने वाली लेयर में क्या अंतर है? इनके प्रबंधन के अंतर को भी स्पष्ट करें। बॉयलर मांस के लिए पाला जाता है, लेयर अंडों के लिए पाला जाता है। बॉयलर के आहार में प्रोटीन एवं वसा प्रयुक्त मात्रा में होनी चाहिए। लेयर के आहार में विटामिन, खनिज तथा सूक्ष्म पोषक होने चाहिए। बॉयलर की मृत्यु दर कम है, लेयर की मृत्यु दर बॉयलर से अधिक होती है। बॉयलर की वृद्धि तीव्र गति से होती है, 6 से 7 हफ्तों बाद इनका उपयोग मांस के रूप में किया जा सकता है। लेयर 20 हफ्ते की उम्र में अंडे दे सकते हैं। बॉयलर अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेयर के लिए अधिक स्थान तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। मछलियां कैसे प्राप्त करते हैं? मछलियां प्राप्त करने के 2 तरीके हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत है जिसमें मछलियां समुद्री जल तथा ताजा जल, अलवणीय जल, नदियों, नहरों तथा तालाबों से पकड़ी जाती हैं। मछली पालन कृत्रिम विधि, मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल पारिस्थितिकी तंत्रों में
किया जा सकता है। मिश्रित मछली संवर्धन के क्या लाभ हैं? मिश्रित मछली संवर्धन से निम्नलिखित लाभ हैं। इस प्रक्रिया में देसी तथा आयातित प्रकार की मछलियां एक साथ रहती हैं। एक ही तंत्र में एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। ऐसी मछलियों को चुना जाता है जिनमें आहार के लिए प्रतिस्पर्धा न हो अथवा उनमें आहार भिन्न भिन्न न हो। तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है, जैसे कतला जल की सतह से, रेहू तालाब के मध्य क्षेत्र से, मृगल तथा कामन कार्प तालाब की तली से भोजन लेती हैं। ग्रास कार्प खरपतवार खाती है। अतः ये मछलियां साथ साथ रहते हुए भी बिना स्पर्धा के अपना अपना आहार लेती हैं। इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।